Hello guys, a very good morning to all of you. Welcome to the official channel of iAduvera. इस चैनल के करंट अफेयर्स की क्लास में मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। सुबह का वक्त है और हर कोई इस समय नई नई न्यूज़ की खबरों से अपडेट होना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास को बहुत अच्छे से देखिए क्योंकि मैंने इसमें सारे नए करंट के क्वेश्चंस डाले हुए हैं और उसका फुल डिस्क्रिप्शन हिंदी में डाला हुआ है। तो जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर सुबह होने वाली करंट अफेयर्स की क्लास और बाकी जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स की जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोग को ऑन टाइम मिलता रहे और आप लोग अपडेट होते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि किसने कौशल उद्यमिता विकास और रोजगार चुनौतियां और अवसर पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक एक्सरसाइज क्वेश्चन के तौर पे दिया था जिसका आंसर मैंने कमेंट बॉक्स में लिखने को कहा था, लेकिन किसी ने भी कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है। तो इसका आंसर मैं आज आपको बता देती हूँ। इसका सही उत्तर है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की पहली वर्षगांठ पर भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव को मानचित्रित करते हुए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE द्वारा आज कौशल उद्यमिता विकास और रोजगार चुनौतियां और अवसर विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। आज मतलब कि ये 4 तारीख की न्यूज़ है, तो 4 तारीख को ये न्यूज़ आई थी। कौशल विकास और उद्यमिता की नीतियां भारत की अनूठी जनसांख्यिकी विविधता कार्यबल की प्रकृति को ध्यान में रखकर विकसित की गई हैं। व्यावसायिक शिक्षा को आकांक्षी बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE की कौशल और उद्यमिता पहल के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को जोड़ने पर यानी कि 2020 को जोड़ने पर वेबिनार में चर्चा हुई है। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने साल बाद जीता है मेडल? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस हैं, 40 साल बाद, 41 साल बाद, 36 साल बाद या 32 साल बाद। तो सही उत्तर है हमारा 41 साल बाद। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय पुरुष टीम हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। भारतीय टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में पदक हासिल किया है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के मुकाबले में जर्मनी को हरा दिया। भारत ने मैच में शुरुआत में पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी की और जर्मनी के खिलाफ मैच को 5-4 से जीत लिया है। टीम इंडिया ने इससे पहले आखिरी बार हॉकी में साल 1980 में ओलंपिक मेडल जीता था। भारत की ओर से सरमनजीत सिंह ने 2 जबकि रुपिंदर हार्दिक और हरमनप्रीत ने एक एक गोल किए थे। ओलंपिक इतिहास में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का यह तीसरा कांस्य पदक है। इससे पहले उसने साल 1967 और साल 1972 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारत इससे पहले 8 स्वर्ण और एक रजत पदक भी जीत चुका है। ब्रिटेन ने भारत को रेड से निकालकर किस लिस्ट में डाला है? ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसके 4 ऑप्शन है, एम्बर लिस्ट, ब्लू लिस्ट, ग्रीन लिस्ट या पिंक लिस्ट में। ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट से निकाल करके किस लिस्ट में डाला है? तो यहाँ आपका सही उत्तर है एम्बर लिस्ट में डाला है। अब क्या है ये लिस्ट, इसके बारे में और डिटेल ले लेते हैं। ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट से निकालकर एम्बर लिस्ट में डाल दिया है, जिसके तहत भारत से आने वाले वे यात्री जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली है उन्हें अब तक 10 दिन का होटल क्वारंटाइन में रहने की जरूरत नहीं होगी। ब्रिटेन ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद यात्रा संबंधी पाबंदियों में ढील देने का घोषणा कर दिया है। यह बदलाव 8 अगस्त 2021 से लागू होगा। ब्रिटेन के परिवहन मंत्री ने ट्वीट किया है कि संयुक्त अरब अमीरात UAE, कतर, भारत और बहरीन को रेड लिस्ट से निकाल एम्बर लिस्ट में डाल दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए ब्रिटेन के ट्रैफिक लाइट सिस्टम के तहत एम्बर लिस्ट वाले देशों से लौटने का मतलब है कि घर में ही 10 दिन का क्वारंटाइन रहना। ब्रिटिश परिवहन विभाग द्वारा घोषित बदलाव
रविवार 8 अगस्त 2021 को स्थानीय समयानुसार सुबह 4 बजे से लागू होगा। ध्यान दीजिएगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स हैं जिस पे आपको क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये कब से लागू होगा, तो ये रूल 8 अगस्त 2021 से लागू होगा। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप ये जो डिटेल है उसको आप नोट करते चलिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो ऐप है आई एडुवेरा के नाम से, उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी हर रोज की करंट अफेयर्स की पीडीएफ मैं वहां अपलोड कर देती हूँ। तो आप एक बार जा करके वहां से हमारे ऐप से आई एडुवेरा, एक ऐप है हमारा, प्ले स्टोर पे आपको डाउनलोड करने पे मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आप सर्च करिएगा, आपको हर दिन के करंट अफेयर्स की यही डिटेल्ड पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने कहा कि हथकरघा सेक्टर देश की समृद्धि और विविधतापूर्ण संस्कृति विरासत का प्रतीक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। श्रीमती दर्शना जरदोश, दूसरा ऑप्शन है वाणिज्य राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, तीसरा ऑप्शन है विदेश और सांस्कृतिक राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी, और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है श्रीमती दर्शना जरदोश। इसका डिटेल देख लेते हैं। कपड़ा और रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश, वाणिज्य राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने सम्मानित महिला सांसदों के संग दिल्ली हाट में आयोजित माय हैंडलूम माय प्राइड, मेरा करघा मेरा गौरव एक्सपो का आज दौरा किया। उन्होंने बुनकरों और दस्तककारों के से बातचीत की और बढ़िया हैंडलूम उत्पादों को खरीदा। श्रीमती जरदोश ने सभी महिला सांसदों को दिल्ली हाट में आयोजित हथकरघा प्रदर्शनी देखने के लिए आमंत्रित किया था, ताकि वहां जाकर समृद्ध हथकरघा विरासत का जायजा लिया जाए तथा हैंडलूम उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए बुनकरों का हौसला बढ़ाया जाए। इस अवसर पर श्रीमती दर्शना जरदोश ने कहा कि हैंडलूम सेक्टर देश की समृद्ध और विविधतापूर्ण संस्कृति विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि माय हैंडलूम माय प्राइड के आयोजन से इस महामारी के दौर में भी हमारे बुनकरों और दस्तकारों को बहुत हौसला मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसी से संबंधित है, क्योंकि ये एक अच्छा रेलेवेंट टॉपिक था। इससे आगे चल के यूपीएससी वगैरह में क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं करंट अफेयर्स के। तो इसको मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों से इसकी बात की जाए। इसमें एक और क्वेश्चन मैंने बनाया है कि माय हैंडलूम माय प्राइड क्या है। एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हैंडलूम एजेंसी है, हैंडलूम उत्पाद है, ड्रेस मटेरियल है कि एक्सपो है। तो आपने पिछला मेरा डिटेल पढ़ ही लिया है, तो इससे पता चलता है कि इसका सही आंसर है एक्सपो। तो जान लेते हैं इसकी डिटेल, और थोड़ी सी इसमें डिटेल जान लेते हैं कि क्या है ये। सम्मानित महिला सांसदों के संग दिल्ली हाट में आयोजित माय हैंडलूम माय प्राइड, मेरा करघा मेरा गौरव एक्सपो का 4 अगस्त को दौरा किया गया। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हम सभी से आग्रह किया है कि एक राष्ट्र के रूप में हम भारतीय हथकरघा उत्पाद खरीदें और हैशटैग माय हैंडलूम माय प्राइड से जुड़कर हथकरघा उत्पादों की शान शौकत को दर्शाएं। एक्सपो में 22 राज्यों के 125 से अधिक हैंडलूम एजेंसियां, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी जनता के लिए 15 अगस्त 2021 यानी 15 दिनों तक खुली है और सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी। आशा की जाती है कि 10,000 से ज़्यादा लोग प्रदर्शनी देखने आएंगे। एक्सपो के जरिए हैंडलूम एजेंसियां न सिर्फ उपयुक्त दरों पर उनके उत्पादों को बाजार में उतारती हैं, बल्कि उन्हें यह भी मौका मिलता है कि वे उत्पाद को के रंग, डिज़ाइन और उनके बुनने के तरीके के बारे में ग्राहकों की पसंद के अनुसार उत्पादों में आगे सुधार कर सकें। हमारा 5वां प्रश्न है, कौन विश्व भर के भारतीय दूतावासों और मिशनों में आत्मनिर्भर कॉर्नर की स्थापना करेगा? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पर्यटन मंत्रालय, ट्राइफेड, DPIIT, वाणिज्य मंत्रालय। तो इसमें सही उत्तर है ट्राइफेड। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। भारतीय जनजातीय सहकारी
विपणन विकास परिसंघ यानी कि ट्राइफेड, TRIFED, विदेश मंत्रालय के सहयोग से विश्व भर में स्थित 100 भारतीय मिशनों दूतावासों में एक आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करने जा रहा है। यह कॉर्नर विदेशों में जीआई युक्त प्राकृतिक और जैविक जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष स्थान होगा। स्थानीय के लिए मुखर, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण पर ध्यान देने के साथ ही भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी कि ट्राइफेड विभिन्न मंत्रालयों जैसे संस्कृति मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT, वाणिज्य मंत्रालय, डाक विभाग, पर्यटन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है ताकि आदिवासी शिल्पियों और कारीगरों के सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में जनजातीय उत्पादों सहित GI टैग उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उन्हें एक ब्रांड में बदला जा सके। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ई कार शुरू करने वाला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, VOC पोर्ट या कोचिन पोर्ट? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या होगा कि ई कार शुरू करने वाला पहला प्रमुख बंदरगाह कौन है? सही उत्तर होगा VOC पोर्ट। विश्लेषण इसका देखते हैं। VO चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, पूर्व में इसका नाम था तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, भारत में 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। इसे 11 जुलाई 1974 को एक प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। यह भारत में तमिलनाडु और भारत में चौथा सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। 3 इलेक्ट्रिक कारों के पहले समूह को कल शाम VO चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन टाटा एक्सप्रेस ट्री इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति पट्टे के आधार पर कुल 6 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU के एक संयुक्त उद्यम मैसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL द्वारा की गई है। निकट भविष्य में ऐसी 3 और इलेक्ट्रिक कारें पोर्ट पर उपलब्ध कराई जाएंगी। एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है PSU, EESL और जो ये तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, ये सारे नाम आप एक बार ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि जैसे मैंने पिछले अभी स्लाइड में आप देखिए, स्लाइड में मैंने लिखा है VOC पोर्ट, तो VOC पोर्ट का पूरा नाम है VO चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट। तो ध्यान दीजिएगा कि शॉर्ट फॉर्म जो शॉर्ट नेम है PSU, EESL, ये आप लोग याद रखें। अब जैसे EESL का जो पूरा नाम है वो है उद्यम मैसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। उपलब्ध कराई जा रही इलेक्ट्रिक कारों में 21.50 kWh लिथियम आयरन बैटरी इस्तेमाल की गई है, जो एक बार चार्ज करने पर वाहन को 231 किलोमीटर तक चलाने में सक्षम है। इसका बैटरी पैक एक AC चार्जर सेटअप द्वारा संचालित होगा, जो प्रति कार 3.3 kW की आउटपुट वाला पावर रेटिंग के साथ एक साथ 3 कारों को एक बार में चार्ज कर सकता है। चार्जर सेटअप 8 घंटे में ही बैटरी को 0 से 100% तक चार्ज कर सकता है। जीरो टेल पाइप उत्सर्जन के साथ प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहन हर वर्ष 1.5 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को घटाते हुए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। किसने समग्र शिक्षा योजना को मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल? यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लगता है गलत हो गया है, ये आप मार्च 2026 ध्यान दीजिएगा कि किसने समग्र शिक्षा योजना को मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल? तो इसका सही उत्तर है मंत्रिमंडल ने। इसका देख लेते हैं विश्लेषण। भारत के मंत्रिमंडल ने समग्र शिक्षा योजना को मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। समग्र शिक्षा योजना एक एकीकृत योजना रही है जिसका उद्देश्य स्कूल की पहली शिक्षा से 12वीं कक्षा तक की पूरी स्कूली शिक्षा को कवर करना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक आगामी 5 साल के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना में 1.16 मिलियन स्कूल, 156 मिलियन छात्र और सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों के 5.7 मिलियन शिक्षक पूर्व प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक शामिल होंगे। समग्र शिक्षा योजना एक एकीकृत योजना रही है जिसका उद्देश्य स्कूल की पहली शिक्षा से 12वीं कक्षा तक की पूरी स्कूली शिक्षा को कवर करना है। इस योजना जो शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG 4 के अनुरूप है का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसका उद्देश्य एक समान और समावेशी कक्षा का वातावरण बनाना है जो बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी ज़रूरतों और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखते हुए उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल भी होंगे और शिक्षकों को उसी के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रश्न 8 देख लेते हैं। किस सरकार की वनों की सुरक्षा के लिए नीति लाने की योजना है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश सरकार की? तो यहाँ सही उत्तर है राजस्थान सरकार की। राजस्थान सरकार की वनों की सुरक्षा के लिए नीति लाने की योजना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कहा है कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव तथा वनों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए वनों का विस्तार आवश्यक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 अगस्त 2021 को यह जानकारी दी थी कि राज्य सरकार जल्दी ही राजस्थान में वनों के संरक्षण के लिए एक नीति लाने की योजना बना रही है। उन्होंने इस योजना के वर्चुअल लॉन्च के दौरान आगामी वन नीति की जानकारी दी, जिसके तहत राजस्थान के लोगों को औषधीय पौधे वितरित किए जाएंगे। इस योजना के तहत राजस्थान के सभी 1.36 करोड़ परिवार को 5 साल में 3 बार गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और कालमेघ जैसे 8 औषधीय पौधे मुफ्त उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि इस योजना के तहत क्या क्या उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान के सभी 1.36 करोड़ परिवारों को 5 साल में 3 बार गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और कालमेघ जैसे 8 औषधीय पौधे जो हैं वो मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य का वन विभाग अपनी नर्सरी में ये पौधे तैयार करेगा। मुख्यमंत्री ने इस योजना के शुभारंभ के दौरान यह कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व सिद्ध हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वस्थ राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए औषधीय पौधों के महत्व और उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक है। राज्य सरकार इस योजना पर 210 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रश्न नंबर 9 आता है। पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल में कितने किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है? 57 किलोग्राम, 41 किलोग्राम, 98 किलोग्राम या 85 किलोग्राम? यहाँ सही उत्तर है 57 किलोग्राम। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। पहलवान रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में रूस के 2 बार के विश्व चैंपियन ज़ाबूर युगुएव से 4-7 से हारने के बाद टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है। इस प्रकार 23 वर्षीय खिलाड़ी ओलंपिक में कुश्ती में पहलवान सुशील कुमार के बाद रजत पदक जीतने वाले भारत के दूसरे पुरुष पहलवान बन गए हैं। यह टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू, PV सिंधु, लवलीना बोरहैगन और पुरुष हॉकी टीम द्वारा जीते गए पदकों के बाद भारत का 5वां पदक है। रवि कुमार दहिया हरियाणा के सोनीपत जिले के नहरी गांव के रहने वाले हैं। वह एक कृषि परिवार से आते हैं और उनके पिता उनके गांव में धान के खेतों में काम करते हैं। उन्होंने 10 साल की उम्र में कुश्ती शुरू कर दी थी। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। भारत के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के विशेष व्यापार दूत श्री टोनी एबट की बैठक किसके साथ होनी है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राज्य मंत्री, तीसरा ऑप्शन है गृह मंत्री और चौथा ऑप्शन है वित्त मंत्री। यहाँ सही उत्तर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबट से मुलाकात की, जो भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के विशेष व्यापार दूत के रूप में
2 से 6 अगस्त तक की भारत की यात्रा पर आए हैं। दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समग्र रणनीति भागीदारी की क्षमताओं के पूर्ण दोहन के लिए द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने से दोनों देशों को कोविड-19 महामारी से पैदा आर्थिक चुनौतियों का अच्छी तरह से सामना करने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे उन्हें एक स्थायी, सुरक्षित और संपन्न भारत प्रशांत क्षेत्र के साझा विजन को साकार करने में भी सहायता मिलेगी। इसी के साथ इस सेशन को यहाँ ख़त्म करते हैं और एक अभ्यास प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ के जाते हैं कि पूरे राम मंदिर कॉम्प्लेक्स के निर्माण में कितने रुपए का खर्च आएगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 900 करोड़ से 1000 करोड़, 500 करोड़ से 600 करोड़ रुपए, 200 करोड़ से 800 करोड़ रुपए या 1000 से 1500 करोड़ रुपए तक। अब आपको इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हों वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं ताकि समझा जा सके कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा लग रहा है। और जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ बताई हुई हैं स्लाइड्स में, जितने भी तरह का विश्लेषण मैंने बताया है, उन सारे विश्लेषण में से आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो जैसा कि मैंने पहले बताया, आप हमारे चैनल के ऐप पर यानी कि आई एडुवेरा के ऐप पर प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करके उसके ऐप पर जाएं। वहाँ आपको ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, एक बार फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि वो इसे शेयर कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएं। और जिन लोगों ने इससे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर दें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है वो लोग एक बार बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि रोज़ आने वाली इसकी ट्रेंडिंग वीडियोस की जो लिंक है वो आपको मिल सके, उसकी अपडेट्स आपको मिल सकें। और रोज़ सुबह 6 बजे इस चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास हो रही है प्योर हिंदी में। जिन बच्चों को हिंदी में करंट अफेयर्स पढ़ना है वो रोज़ सुबह 6 बजे आई एडोवेरा पे आ जाएं। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा प्योर हिंदी में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।